चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो सब सीख रहे थे। जैसे यहाँ भी हमने देखो एस्केप वेलोसिटी निकाली है, तो एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ता है और टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हमें जीरो करनी पड़ती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो करनी पड़ती है, तो उससे एस्केप वेलोसिटी निकल के आ जाती है। यही हमने सीखा था, राइट? ओके, आज और क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। करिए। तो find gravitational potential at the point on the line joining the masses where net gravitational field is zero. उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करो जहां नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू देयर मासेस आर जीरो। तो पहले वो पॉइंट हमें फाइंड करना है जहां पे फील्ड जीरो है। और फिर उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है। ये मास m और 9m दोनों पॉइंट मासेस हैं, क्योंकि इनकी रेडियस वगैरह कुछ नहीं दी गई है, छोटे छोटे पॉइंट मास हैं। तो सपोज करते हैं कि मान लो m से कुछ x डिस्टेंस पर है पॉइंट p, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। तो ये डिस्टेंस x हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई d माइनस एक्स। मास m की वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरीके से आएगा, इसको बोल देते हैं E1। और 9m की वजह से पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा, इसको बोल देते हैं E2। और ये E1 E2 के बराबर होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर जीरो हो। तो इस पर इसकी वजह से E1 आएगा और इसकी वजह से आएगा मान लीजिए E2। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो E1 में कितना लिखूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है Gm/r²। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे G मास है m और डिस्टेंस है x² बराबर 9m की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा G 9m/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है। G से G गया, m से m गया, दोनों साइड अंडर रूट लिया, तो ये आ गया 1/x बराबर 3/d माइनस एक्स। तो यहाँ से बचा d माइनस एक्स बराबर 3x। तो ये x बराबर निकल के आया d/4। x बराबर निकल के आया d/4। मतलब d/4 वो पॉइंट होगा जहाँ पर d/4 कहाँ से है, ये m से, क्योंकि x की वैल्यू है। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ फील्ड की वैल्यू आई है जीरो। मतलब मैंने फिर से डायग्राम बना लिया अगर, तो ये पॉइंट है एक्स पी और ये डिस्टेंस है x और x की वैल्यू आई है d/4। मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, d माइनस d/4 यानी कि 3d/4। अब मुझे पोटेंशियल लिखना है पॉइंट P पर, तो मैं लिखूंगा Vp बराबर, और पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस Gm/r, r डिस्टेंस पर है ना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस G मास m/r, ये r है d/4 माइनस, और इसका हो जाएगा G मास है इसका 9n/3d/4। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो Vp आ जाएगा, यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ माइनस Gm/d को, और 4 भी निकाल सकता हूँ वैसे तो कॉमन, तो माइनस 4Gm/d को। तो अंदर बचता है आपके पास 1-3। सही बात है, 1-3। हाँ जी, नहीं सॉरी, 1+3, 1+3। ओके, तो Vp कितना आ गया, Vp आ गया -16
gm/d, ये आंसर है आपका। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, यही है, इस तरीके से करना था, देख लो सिंपल ही था। अगला कर करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बड़ा स्फेयर है इस तरीके से, जिसका मास 16 m दे रखा है। ये बड़ा स्फेयर है जिसका मास 16 m है और इसकी रेडियस 2a है। यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। उसकी v मिनिमम पूछ रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इसका मास स्मॉल m है, कि ये एक छोटे स्फेयर के सरफेस तक पहुंच जाए। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, छोटे स्फेयर का मास m है और रेडियस a है। तो यहाँ से इस पार्टिकल को फेंकना है कि ये यहाँ इस सरफेस तक पहुंच जाए, और दोनों के बीच में, दोनों के सेंटर के बीच में जो इन्होंने डिस्टेंस दी है दैट इज 10a। ये 10a है। तो यहाँ पे इसको मिनिमम वेलोसिटी देनी है कि ये इस सरफेस तक पहुंच जाए। मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो कि ये सरफेस तक पहुंच जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लेकिन देखो अगर नॉर्मली हम इसको करना चाहते तो भाई ऐसे करते कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से, छोटे वाले स्फीयर की वजह से, ठीक है। और फिर ये तो हो जाती है इसकी इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो जस्ट वेलोसिटी 0 कर देते और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिख देते और सॉल्व कर देते। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि दो मास के बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट आता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाता है। समझ देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसका भाई। एक बात सोचो कि ये मास m है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा, तो जब इसको हम फेंकेंगे तो कौन रोक रहा है इसको जाने से? इसको रोक रहा है जाने से ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसका ग्रेविटेशनल फोर्स? इस बड़े मास का ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये छोटा वाला मास भी तो लगा रहा है, तो अपनी साइड भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स में से, मतलब ये जो बड़ा स्फीयर है और छोटे स्फीयर के ग्रेविटेशनल फोर्स में से जो फोर्स जीतेगा, मतलब जो फोर्स बड़ा होगा, उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा, राइट। जैसा कि अभी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस भी कम है भाई, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स मतलब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो भी मास m है, स्मॉल m है, छोटा सा पार्टिकल है, ये भी बड़े वाले के पास में है, तो इसको बड़ा वाला अट्रैक्ट करके रखा है। तो अगर इसको हम फेंकेंगे भी तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वेलोसिटी को कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा। हो सकता है कि वापस भी खींच ले। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, न्यूट्रल पॉइंट आएगा कहीं पे इन दोनों मासेस के बीच में, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में एक ऐसा न्यूट्रल पॉइंट आएगा। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां पे फोर्स हो जाता है 0। मतलब इस पॉइंट पर इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, मान लो F1, और इस छोटे वाले की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा F2, ये दोनों हो चुके हैं बराबर। यानी कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो इस बड़े वाले का ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव होता है, और इस पॉइंट के, न्यूट्रल पॉइंट के राइट साइड में इस छोटे वाले का ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव होता है। मतलब अगर किसी भी तरीके से इस पार्टिकल ने इस न्यूट्रल पॉइंट को पास कर लिया तो उसके बाद तो ये जो छोटे वाले स्फीयर का ग्रेविटेशनल फोर्स है यही इसको खींच लेगा, हमें वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, वो ही इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल पॉइंट मतलब F = 0। इसके इधर इस वाले का इफेक्टिव होगा,
मतलब लेफ्ट साइड में बड़े वाले स्फेयर का इफेक्टिव होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और राइट साइड में छोटे वाले का इफेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब ऐसे दोनों की वो बंधी हुई है, ये इसकी कॉलोनी है और ये इसकी कॉलोनी है। इस कॉलोनी में इस बड़े वाले की चलती है और इसमें छोटे वाले की चलती है। ठीक है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हमें बस इस पार्टिकल को इस न्यूट्रल पॉइंट से पास कराना है। एक बार इसने इसको पास किया तो उसके बाद फिर अपने आप ही छोटे वाले स्फेयर के सरफेस पर पहुंच जाएगा। तो हमारी चिंता केवल ये है कि इस पॉइंट को पास करे। ये पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। तो हमें पहले इस न्यूट्रल पॉइंट को निकालना पड़ेगा कि न्यूट्रल पॉइंट कितना है, कहाँ पे है, कितनी डिस्टेंस पर है। फिर उस न्यूट्रल पॉइंट के लिए हमें इस इनिशियल से फाइनल तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा और फिर हमारा आंसर आएगा। समझ में आई बात? चलिए करिए अब इसको। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक बार करो फिर मैं करके दिखाता हूँ। तो हमें केवल इसे इस न्यूट्रल पॉइंट तक ही पहुंचाना है, उसके बाद तो ये छोटा वाला मास इसको ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट हमें देखना है। तो सपोज न्यूट्रल पॉइंट की इसके सेंटर से दूरी है x, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी? tan a माइनस एक्स, राइट। और यहाँ पे इस पे लगने वाला फोर्स F1 लिख देंगे और इसको F2 लिख देंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट मतलब होता है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो, या बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो जैसा कि पिछले सवाल में हमने किया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब दोनों की वजह से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने बराबर कर दिया था। तो वैसे ही हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो सपोज ये है न्यूट्रल पॉइंट और यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E2। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जब, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ये ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि मास की बात हो रही है तो ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे इसकी वजह से आने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड E1, इसकी वजह से आने वाला ग्रेविटेशनल E2, अगर दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर हो जाएंगे जीरो, तो अगर मास यहाँ पे रहता है कोई, तो उस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। तो हमें ये E1 E2 को बराबर करना है। तो हमें लिखना है मॉड ऑफ E1 बराबर E2। अच्छा, डिस्टेंस x मैंने क्या मानी है? 16 m से हम डिस्टेंस x मान लेते हैं, मतलब इस स्फेयर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम x ले लेंगे। तो इससे ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी tan a माइनस एक्स। अब लिख दें तो ये हो जाएगा g, इसका मास कितना है 16m डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बराबर g, उसका मास कितना है छोटे वाले का m, और उससे डिस्टेंस है tan a माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। तो g से g गया, m से m गया, अंडर रूट ली हो गया, तो ये आ गया 4/x डिवाइडेड बाय 1/tan a माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आएगा? सॉल्व करो इसको। x बराबर 8a निकल के आएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 8a। ठीक है, समझ में आ गया ये? मतलब वो पॉइंट जहां पर न्यूट्रल पॉइंट, जहां जिसके आगे तक हमको ये बस यहाँ तक पहुंचाना है इस छोटे से पार्टिकल m को, उसके बाद तो ये अपने आप चले जाएगा, वो आ गया 8a। ठीक, तो हमें बस इस पॉइंट तक ही इस पे लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन, और उसके वो एक बार उसको क्रॉस किया उसके बाद तो फिर ये अपने आप चले जाएगा। तो ये हो गया 16m का मास, रेडियस इसकी 2a, और ये छोटा मास, मास m, रेडियस इसकी a, दोनों के बीच में डिस्टेंस tan a, और न्यूट्रल पॉइंट मान लीजिए यहाँ कहीं आया है, ये डिस्टेंस हो गई 8a, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 2a। ठीक है, और पार्टिकल को हमने छोड़ा है इस पॉइंट से v मिनिमम से, इसका मास है स्मॉल m, हमें बस इस पॉइंट तक इसे पहुंचाना है, ये पॉइंट p मान लेते हैं। तो मतलब ये पोजीशन हो गई इनिशियल पोजीशन, ये पोजीशन हो गई फाइनल पोजीशन। हम इनिशियल से फाइनल के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम
इनिशियल से फाइनल। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। आपने क्या किया? सबसे पहले वो पॉइंट निकाले, न्यूट्रल पॉइंट आ गया x बराबर 8a, उस पॉइंट को आपने बना लिया फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल फाइनल तक आपको लगानी है एनर्जी कंजर्वेशन। लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अच्छा ये जा तो यही रहा है ना, ये तो अपनी अपनी जगह पर है, ये बड़े बड़े मास। तो इसकी अब ये तो रुके हुए हैं मतलब, ठीक है। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ स्मॉल एम वी मिनिमम का स्क्वायर। अब ए की वेलोसिटी, चलो मिनिमम है तो मिनिमम का स्क्वायर, मिनिमम है, ए की तो वेलोसिटी है यहाँ पे, है ना। और चलो लिख देता हूँ मिनिमम, वो बार बार लिखना पड़ेगा। चलो लिख देता हूँ, ओके कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो इस स्फेयर की वजह से भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसकी वजह से भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों की आएगी ना, तो दोनों की लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ फॉर्मूले लगेंगे सरफेस वाले। सरफेस पर क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का? सरफेस पर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? किसी भी गोले के सरफेस पर आपको अगर पोटेंशियल निकालना है तो होता है -gm/रेडियस r। -gm/r किसी भी गोला, चाहे वो ठोस हो मतलब सॉलिड स्फेयर हो, चाहे हॉलो स्फेयर हो, उसकी सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gm/r। मास होता है उसका रेडियस, मास होता है उसका मास जो भी होगा, और रेडियस उसकी रेडियस। ओके, तो सबसे पहले बड़े स्फेयर की वजह से इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? तो मैंने बताया आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसमें अगर एम स्मॉल एम का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो हो जाएगा -g, और मास है इसका 16m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय रेडियस है 2a। ये तो हो गई इस बड़े वाले स्फेयर और छोटे से मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। अब इस छोटे से स्फेयर और इस छोटे से मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, अब देखो ये जो पॉइंट है इस छोटे वाले स्फेयर के बाहर है, तो किसी भी स्फेयर के अगर बाहर कोई पॉइंट होता है तो उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -gm/x। ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ये सवाल कर पाओगे। -g/x मतलब सेंटर से कितनी दूरी है इसकी, तो सोचो सेंटर से इसकी डिस्टेंस, यहां से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो इसकी रेडियस हो गई 2a और ये टोटल डिस्टेंस है 10a, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 8a। समझ में आई आपको बात? तो ये आ जाएगा आपको 8a। ये डिस्टेंस आपको कहां से लेनी है? इस छोटे वाले स्फेयर के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको लेनी है। तो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस 10a और इसकी डिस्टेंस है 2a, रेडियस है ना, तो 10a में से 2a घट गया तो कितना आया? 8a आया। समझ गए? ओके, अब बराबर लगा दिया। अब फाइनल की बात करेंगे। तो फाइनल कौन सा है? पॉइंट पी पर। तो वहां पे तो अगर जस्ट काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो गई तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें जस्ट वहीं तक पहुंचाना है, उसके बाद तो वो अपने आप ही कैरी ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यू फाइनल लिखते हैं, तो मतलब अब ये जो m मास का पार्टिकल है वो पॉइंट पी पर पहुंच चुका है। तो अब ये पॉइंट मतलब मास यहाँ पे है स्मॉल m, इस बड़े वाले की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और इस छोटे वाले की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो बड़े वाले की वजह से लिखता हूं पहले -g, इसका मास है 16m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय, इसके सेंटर से ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई 8a, इसके सेंटर से p की डिस्टेंस कितनी है 8a, तो हम यहाँ लिखेंगे 8a माइनस इस छोटे वाले स्फीयर से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2a, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2a। इस तरीके से ये बन गया। अभी आपको बस इसे सॉल्व करना है और v की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको जब सॉल्व करते हो तो आप देखोगे कि स्मॉल m से स्मॉल m तो सभी जगह से कट ही गया, सभी स्मॉल m आपस में एक दूसरे से कट गए, है ना। और इन सबको मैं इधर ले जाता हूं और मैं इसमें से कॉमन निकालता हूं g कैपिटल M अपॉन a। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा हाफ v मिनिमम का स्क्वायर
बराबर 8 प्लस 1/8। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 8 16 ना, 8 बार गया ना, तो इसको इधर ले गया तो ये +8 बन गया, इस -1/8 को इधर ले गया तो 1/8 बन गया, ये 8 दूनी 16, तो ये -2 और ये वाला -1/2, और कॉमन कितना आ गया, जी कैपिटल M अपॉन A। राइट, अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करके कुछ इस तरीके का मिल रहा है आपको, V मिनिमम बराबर कितना आ रहा है ये, हाँ तो ये आ रहा है आपका 45 डिवाइडेड बाय 8 GM अपॉन A। ये आंसर आ गया, है ना, बढ़िया सवाल। तो इसमें आपको पहले वो पॉइंट निकालना पड़ा जहाँ पे नेट फील्ड 0 है, उसके बाद उस पॉइंट इनिशियल और फाइनल में आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ा, और जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, सरफेस पर कितना होता है, बाहर कितना होता है, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो इसलिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद कर दें आपको, ठीक। चलिए अब हम करेंगे सैटेलाइट मोशन। मतलब जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर काटते हैं सैटेलाइट, मून भी जिनमें से है, और उसके अलावा बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, है ना। तो जैसे सपोज दिस इज द अर्थ, तो किसे हम कहेंगे सैटेलाइट मोशन, क्या इसको हम सैटेलाइट मोशन कहेंगे। जैसे ये सेंटर है अर्थ का, तो प्लेन ऑफ मोशन जो होगा सैटेलाइट का, सैटेलाइट जो घूमेगी उसका प्लेन ऑफ मोशन सेंटर ऑफ अर्थ से पास होना चाहिए। जैसे अगर इस तरीके का मोशन कर रहा है सैटेलाइट, ऐसे घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो इसका जो प्लेन ऑफ मोशन है वो सेंटर से पास हो रहा है, तो दिस इज सैटेलाइट मोशन। अगर मान लो सैटेलाइट इस तरह से घूम रहा है तो ये भी कहलाएगा सैटेलाइट मोशन। लेकिन अगर अर्थ ऐसे घूम सॉरी सैटेलाइट इस तरह से घूम रहा है यहाँ पे इस तरीके ऐसा, तो यहाँ पे इसका जो प्लेन ऑफ मोशन है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है अर्थ के, इसको हम सैटेलाइट मोशन नहीं कहेंगे, ऐसे मोशन नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह का मोशन होना चाहिए, तो ये सैटेलाइट मोशन है, ये सैटेलाइट मोशन है, पर ये वाला मोशन नहीं है, ठीक। ओके, तो प्लेन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। अब ऐसा नहीं कि अर्थ के केस में ही ले सकते हैं हम, मान लो यहाँ पे अर्थ की जगह हम लिख लें सन, तो सन के चारों तरफ कौन चक्कर काट रहे हैं, प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं, तो वो भी हम सैटेलाइट मोशन में ही काउंट कर देंगे, उनका मोशन भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अभी हम मान के चल रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरीके से घूमते हैं, बट असली में ऐसा नहीं होता है, वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होती है, ऑर्बिट एलिप्टिकल होती है ना। बट हम हमारे कैलकुलेशन के लिए अभी सर्कुलर ऑर्बिट लेके ही चलते हैं। तो ये जैसे अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूम रहे हैं, वैसे ये मोशन वो भी है। जब ये ऐसा मत सोचना कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो सर ये तो आपने बनाया नहीं, वो एक ही बात है, वो सैटेलाइट मोशन में ही आ रहे हैं, ठीक। ओके, तो अब ये सैटेलाइट जब घूमते हैं किसी रेडियस में, अर्थ के सेंटर से हम रेडियस काउंट करते हैं कि इस रेडियस में घूम रहे हैं, तो वहां पे उनकी वेलोसिटी फिक्स होती है, मतलब वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे एक पर्टिकुलर रेडियस में ही घूम सकते हैं। अगर वेलोसिटी बढ़ा दें तो रेडियस भी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी कम कर दे तो रेडियस भी कम हो जाएगी। तो उसमें क्या रिलेशन होता है रेडियस और वेलोसिटी में, कैसे उनकी वेलोसिटी हम निकालते हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, ये बात तो आपको क्लियर ही है कि ये ऐसे क्यों नहीं घूम सकते, मतलब इनको इसी तरीके से क्यों घूमना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई सैटेलाइट इस तरीके से घूम रहा है तो उस पर फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएंगे, राइट। जैसे जो mg लगेगा वो तो इधर लगेगा सेंटर की तरफ, जैसे मान लो पार्टिकल कोई सैटेलाइट है वो यहाँ पे, तो mg उस पे इधर की साइड लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी होगा वो इस तरफ लगेगा, और सेंटर यहाँ है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लगेगा, तो इसको कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा। जैसे mg के fg के दो कंपोनेंट हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, तो ये वाला तो इससे बैलेंस हो जाएगा, पर ये वाला किससे बैलेंस होगा, ये वाला कंपोनेंट किसी से बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो फिर वो इधर भी मोशन करने लग जाएगा, मतलब वो हो ही नहीं पाएगा। बट अगर ये इस तरीके से घूम रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इस तरह लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल इस तरह से लग जाएगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे घूमता रहेगा, समझे।
चलिए, तो अब बात करते हैं इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब ये जिस ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं वहां पे घूमने के लिए इनको कितनी वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। तो ऑर्बिट किसको बोलते हैं? जिस ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं, राइट। जैसे आपने वहां भी पढ़ा होगा, बोर्स मॉडल में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, वैसे ही। तो सपोज दिस इज द अर्थ, है ना। अर्थ का मास m ले लेते हैं, और जो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रही है, मान लो वो ये है, इस ऑर्बिट में वो घूम रही है, और इस ऑर्बिट की रेडियस स्मॉल r हम ले लेते हैं। इस ऑर्बिट की रेडियस है स्मॉल r, और जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका मास है स्मॉल m। जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका मास है स्मॉल m। तो यहाँ कैपिटल M किसको दिखा रहे हैं हम? अर्थ के मास को। और स्मॉल m क्या है? जो सैटेलाइट घूम रहा है। तो मैं लिख भी देता हूँ, स्मॉल m मास ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, अब देखो इस पे फोर्स बैलेंस करते हैं यहाँ पे। तो ये है सैटेलाइट, अगर ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इस पर कौन कौन से फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आएगा? इस ग्रेविटेशन की वजह से आएगा, राइट। मैं लिख सकता हूँ कि एफ नेट बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। और एफ नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो सेंट्रीपिटल से कर दिया मैंने, और सेंट्रीफ्यूगल से करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ कि अंदर की तरफ लग जाएगा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और बाहर लग जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो बात तो वही है, एक ही बात आती है, आपको पता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ ग्रेविटेशनल बराबर एम वी। अच्छा, ये एम बी स्क्वायर अपॉन आर किसके आएंगे? स्मॉल एम आएगा, कैपिटल एम आएगा। तो ये इक्वेशन, फोर्स की जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं? सैटेलाइट के लिए लिख रहे हैं। ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास आएगा वो स्मॉल एम आएगा, और इसकी वेलोसिटी जो होगी इस ऑर्बिट में v, वो v हो जाएगी एम बी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, इसकी रेडियस। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच में? g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर स्मॉल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम गया, तो वेलोसिटी बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी एम अपॉन आर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो भी उस अर्थ के मास पर डिपेंड कर रही है, उस प्लेनेट के मास पर डिपेंड कर रही है जिस प्लेनेट के अबाउट वो सैटेलाइट घूम रहा है ना। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि जो मास m है ये किसका है? ये मास ऑफ प्लेनेट है, जिस भी प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा है। अगर अर्थ के चारों तरफ बात कर रहे हैं तो अर्थ का मास हो जाएगा ये प्लेनेट, इस तरीके से। ठीक, अच्छा ध्यान से देखना, ये जो रेडियस हमने ली है ऑर्बिट की वो सेंटर ऑफ अर्थ से ली है। तो अगर कई बार ऐसे दे दे कि सरफेस से हाइट h है, अगर सरफेस से हाइट h मान ली जाए तो ये स्मॉल r बराबर हो जाता है कैपिटल R प्लस h। इस बात का ध्यान रखना, डायरेक्ट मत चिपका देना। ठीक है, स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल R प्लस h। कैपिटल R क्या है? इस प्लैनेट की रेडियस। ठीक है, अब टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। हमने सर्कुलर ऑर्बिट मानी है और किसी फिक्स वेलोसिटी से घूम रहा है। देखो वेलोसिटी तो फिक्स है क्योंकि जी फिक्स है, रेडियस फिक्स है, मास ऑफ प्लैनेट फिक्स है, तो इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल दी, अब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या निकाल लें? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा को लिख सकते हैं v अपॉन आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ पे रेडियस, जिस रेडियस में वो घूम रहा है, और रेडियस हमेशा सेंटर से आती है ना, सर्कल के सेंटर से। सर्कल का सेंटर क्या रहेगा? जो अर्थ का सेंटर होगा वही इस ऑर्बिट का भी सेंटर होगा। तो रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर ही लेनी है।
2 पाई आर अपॉन वी, वैल्यू रख दो, ये हो गया 2 पाई आर अपॉन वी। वी कितना है, अंडर रूट ऑफ जी एम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अंडर रूट जी एम, और ये हो जाएगा अंडर रूट आर, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे टी बराबर कितना आ गया, अगर मैं सभी को अंडर रूट के अंदर ले लूँ तो स्क्वायर करके अंदर लेना पड़ेगा, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम, राइट। अब किसी प्लैनेट के लिए जी कांस्टेंट रहेगा, उसका मास कांस्टेंट रहेगा, 4 कांस्टेंट रहेगा, पाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, बस ऑर्बिट की रेडियस चेंज हो सकती है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आ गया, अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये आ गया टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जो ऑर्बिट की रेडियस होगी उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर। जो टी स्क्वायर की वैल्यू होगी वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर आप रेडियस बढ़ाते हो तो इस रिलेशन में उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा डायरेक्टली। आई बात समझ में टाइम पीरियड की? ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ में आई? अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी में एक चीज आप और इसमें थोड़ा सा और कर सकते हो। देखो, जैसे एस्केप वेलोसिटी क्या आती है, किसी प्लैनेट से आपको किसी को फेंकना है कि वो कभी वापिस ही ना आए, तो एस्केप वेलोसिटी आती है √2 जी एम अपॉन आर, याद करो ये आती है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ रही है, मतलब कोई सैटेलाइट अगर किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ये आ रही है, और ये होती है एस्केप वेलोसिटी, राइट। मतलब ऑर्बिट वेलोसिटी को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एस्केप वेलोसिटी बन जाएगी। मतलब एस्केप वेलोसिटी बनानी है तो क्या करें, √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब कोई अगर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको अगर √2 टाइम्स कर दी जाए उसकी वेलोसिटी, तो वो निकल जाएगा बाहर, ऐसा कुछ ना। पर ये एस्केप वेलोसिटी कहाँ से आती थी, अर्थ वो सरफेस से आती थी, उस प्लेनेट के सरफेस से आती थी, राइट। बस मैंने ऐसी एक रिलेशन बता दिया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और सरफेस से एस्केप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, ये एस्केप वेलोसिटी सरफेस से है। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो तो आप निकाल ही लोगे ऐसे छोटे मोटे रिलेशन, बट ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन तो लॉ भी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, करिए वाला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ऐसी कि इफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज 4 आवर, then its time period is t. Find the time period of the satellite orbiting at height 5 r from the surface. तो सिंपल है यार, है ना। तो रिलेशन हमें पता ही है, तो ऐसे काम आता है रिलेशन डायरेक्टली। हमें पता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के क्यूब के, ध्यान रखना स्मॉल आर है ये। तो पहले वाले, अच्छा अगर हम इसमें रिलेशन बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं ना, T1 अपॉन T2 करके, कि T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब, ये बना सकते हैं ना। ये कांस्टेंट आ जाएगा कुछ के, दोनों को डिवाइड कर दिया, के से के कट गया, इस तरीके से। खैर ये रिलेशन आ गया। अब पहले का टाइम पीरियड कितना है t, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे T1 की जगह पर t डिवाइडेड बाय T2, हमें T2 निकालना है, और ये कर देते हैं इसका स्क्वायर बराबर, पहले के केस में रेडियस कितनी है ऑर्बिट की, ऑर्बिट की रेडियस है 4r, ऑर्बिट की रेडियस कितनी है 4r, राइट। तो R1 कितना आ जाएगा 4r डिवाइडेड बाय, अब देखो दूसरे केस में देखना, ये तो देखो फर्स्ट केस में जो 4r दे रखी है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट दे रखी है, तो इसलिए मैंने 4r रख दिया सीधा, मतलब स्मॉल r की वैल्यू दे रखी थी। पर सेकंड वाले केस के लिए 5r सरफेस से दे रखी है, और r क्या है यहाँ पे, चलो ऐसे दिया नहीं है, बट ऐसा हम सोच भी सकते हैं कि अगर r के टर्म में बोल रहा है तो r इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट। r इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट, राइट। अब ठीक है, तो r अगर रेडियस ऑफ प्लैनेट है तो इस सरफेस से कितना ऊपर है 5r, तो सेंटर से कितनी दूर हो गया है 6r, मतलब स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई 6r का क्यूब। अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ से और T2 की वैल्यू निकल जाएगी।
तो T2 की वैल्यू आ रही है √8 डिवाइडेड बाय 27। उल्टा लिख दिया क्या? एक सेकंड चेक कर लेते हैं। तो ये है 8, हाँ, तो T2 बराबर आ गया √27 डिवाइडेड बाय 8 इंटू टी। ठीक, तो ये हमने क्या क्या बात कर ली, ऑर्बिट की वेलोसिटी और टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये तो हमने माना कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सेंटर से काफी दूर है ना, एक जनरल मान ली। लेकिन अब इसमें एक पर्टिकुलर केस कर लेते हैं कि अगर ये सैटेलाइट इस प्लैनेट की सरफेस के बहुत पास है, मतलब जो स्मॉल आर है लगभग लगभग उस प्लैनेट के रेडियस के ही बराबर है। तो ऐसे दो तीन तरह की सैटेलाइट होती हैं, एक तो नियर सरफेस सैटेलाइट, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। ओके, तो नियर सरफेस सैटेलाइट का मतलब है कि जो इसकी ऑर्बिट की रेडियस है आर, वो लगभग लगभग कैपिटल आर के बराबर है। और कैपिटल आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला होता है √Gm/r। अब यहाँ स्मॉल आर की जगह हम रख देंगे कैपिटल आर। और अगर अर्थ की बात की जाए, अगर हम अर्थ के लिए कर रहे हैं तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6400 किलोमीटर। तो मतलब अगर अर्थ के लिए हम इसकी वेलोसिटी निकालें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अर्थ नियर द सरफेस, तो कितना हो जाएगा? √G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। और ये अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो वही अपन ऊपर नीचे आर ई का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि एक सॉल्व की हुई वैल्यू ऑलरेडी हमको मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे Gm/e का स्क्वायर हम लिख सकते हैं स्मॉल जी ऑफ सरफेस, यानी कि इंटू RE। अब यहाँ पे वैल्यू आप जानते ही हो, जी को हम लिख देते हैं 9.8। ये सॉल्व क्या है, इंटू ये हो गया 6400 किलोमीटर है, तो 10⁻3। तो ये सॉल्व होके आता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ नियर द सरफेस। इस तरीके से। और इसका टाइम पीरियड अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 2π रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू डाल देते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? √GRE। तो कितना आ गया है? 2π√R/G। और ये लगभग कितना आता है? ये वही जो हमने पढ़ा था 1.4R और 84.6 मिनट के आसपास। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया नियर सरफेस सैटेलाइट। तो ये 1.4 आवर में चक्कर कंप्लीट कर लेता है अपना अर्थ के चारों ओर, नियर सरफेस सैटेलाइट। फिर एक और आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखो नाम से जैसा लग रहा है हमें जियो स्टेशनरी, इसका मतलब होता है ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुकी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब अर्थ, जैसे आप अपने घर की छत पे खड़े होकर आपको सैटेलाइट दिखाई दे रही है, मान लो ऐसा है कि अर्थ के छत पे आप खड़े हो और आपको सैटेलाइट दिखाई दे रही है, आप सुबह से शाम तक खड़े हुए हो, आपको वो सैटेलाइट बिल्कुल आप उसी जगह पर आपके सर के ऊपर दिखाई देगी हमेशा। मतलब वो अर्थ जैसे जैसे रोटेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, वो उसी डायरेक्शन में ही अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो
स्टेशनरी है उसे हम कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये सारी बातें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में जानने लायक। दीज आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ से देखने पर वो रुकी हुई दिखाई देंगी। दे हैव टाइम पीरियड इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, तो इनका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम एज दैट ऑफ अर्थ। हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब सरफेस से अर्थ की सरफेस कितना ऊपर ये घूमती हैं, इतने किलोमीटर ऊपर, मतलब लगभग लगभग 5.6 इंटू आर ई के बराबर। और रेडियस ऑफ ऑर्बिट इनका कितना है, 6.6 इंटू आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। दे आर ऑर्बिट ऑल्सो नोन एज पार्किंग ऑर्बिट, मतलब एक तरह से पार्क है ना वहाँ पे, वो वहीं की वहीं है, जियो स्टेशनरी, तो पार्किंग ऑर्बिट भी बोल देते हैं उनको। और इनकी वेलोसिटी होती है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम पढ़ रहे थे सैटेलाइट। सैटेलाइट में हमने पहले उनकी वेलोसिटी पढ़ा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर टाइम पीरियड पढ़ा, फिर हमने कुछ सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, नियर सरफेस सैटेलाइट एंड जियो स्टेशन सैटेलाइट। अब इसमें एक टॉपिक और है, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड के बाद एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का क्या मतलब है, टोटल एनर्जी किसी सैटेलाइट की जो उस ऑर्बिट में घूम रहा है कितनी होगी। तो सेम वैसा ही है जैसा आपने वॉर मॉडल में पढ़ा है, किसी इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज दिस इज द अर्थ और एनी प्लैनेट, और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है इस तरीके से। इसका मास स्मॉल एम मान लेते हैं और ऑर्बिट की रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कुछ वी ले लेते हैं। तो हमें पता है कि इसकी जो वेलोसिटी वी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो होगी अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल एम मतलब ये प्लैनेट का आता है मास, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ मैं। तो हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ, अब किसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं हम, सैटेलाइट की, तो यहाँ पे मास किसका लिखेंगे, स्मॉल एम यानी सैटेलाइट का, वी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2। वैल्यू रख दी मैंने वी की यहाँ पे, राइट। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी किस किसके बीच में रहेगी, इस प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में। तो प्लैनेट क्या हो गया, एक तरीके से सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के बाहर जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स। एक्स यहाँ पे मतलब डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से इसकी डिस्टेंस, तो हो जाएगी स्मॉल आर। इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अगर आपको टोटल एनर्जी लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आ गई, तो यहाँ आप लिखोगे जी एम एम अपॉन 2r माइनस जी एम एम अपॉन आर, तो यह आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 2r। तो आपको ऐसे याद भी होगा कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। एक रिलेशन होता है जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सिखाया जाता है, यहाँ पे भी है वो। मतलब जो टोटल एनर्जी है उसका अगर नेगेटिव लगा दोगे उसके आगे तो क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो वो टोटल एनर्जी बन जाएगी, और माइनस लगा दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इस तरीके से रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, एक चीज और है इसमें कि अगर किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट चेंज करनी होती है, जैसे कई बार होता है कि कोई सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूम रहा है, अब उसको अपनी रेडियस या तो कम करनी है या रेडियस बढ़ानी है। तो रेडियस कम करने में या बढ़ाने में मतलब ऑर्बिट चेंज करने में कितनी एनर्जी उसे चाहिए होती है, कितना वर्क डन करना पड़ता है। सो R1 से R2 उसको अपनी ऑर्बिट चेंज करनी है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन बराबर होगा टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। तो R1 से R2 जा रहा है तो R2 क्या हो जाएगी उसकी फाइनल, तो यहाँ लिखेंगे माइनस जी
एम एम अपॉन आर टू माइनस ऑफ माइनस यानी कि हो जाएगा प्लस जी एम एम अपॉन, टू भी आता है, टू आर टू अपॉन टू आर वन, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम चेंजिंग द ऑर्बिट जी एम एम अपॉन टू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इस तरीके से। तो ये भी कुछ लगभग वैसा ही हो गया कि वॉर मॉडल में हम पढ़ते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करता है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो हम यही तो करते हैं, या कितनी एनर्जी उसमें से बाहर निकलती है। तो अलग अलग स्टेट पर जो उसकी नेट एनर्जी होती है उसको घटा देते हैं, तो उतनी एनर्जी बाहर निकलती है, उतनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको अगली स्टेट में जाने के लिए। याद होगा? ठीक। तो वाइंडिंग एनर्जी क्या है? वाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि अगर किसी सैटेलाइट को जो किसी ऑर्बिट में मोशन कर रहा है उसको अगर उतनी एनर्जी मिल जाए तो वो उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा और इन्फिनिट पे पहुंच जाएगा, मतलब वो आजाद हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है। सो वाइंडिंग एनर्जी क्या है? देखो, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव, ये तो हमने देखा था कि टोटल एनर्जी कितनी आ रही थी, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। इसका मतलब है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में बंधा हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि अगर उसको उतनी एनर्जी मिल जाए, कितनी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर विच द सैटेलाइट विल कम आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। तो बेसिकली जैसे मान लो कोई, ये जैसे अर्थ है और ये एक ऑर्बिट में, बनाई देते हैं डायग्राम कि सपोज दिस इज द अर्थ और इसके ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है v वेलोसिटी से, और ये इसकी ऑर्बिटल रेडियस हो गई। तो जो टोटल काइनेटिक, टोटल एनर्जी आई थी, टोटल काइनेटिक नहीं, टोटल एनर्जी आई थी, वो आई थी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर। स्मॉल एम इस सैटेलाइट का मास है और कैपिटल एम इस प्लैनेट का मास है। तो अगर इसको इतनी एनर्जी और मिल जाए, इतनी एनर्जी मिल जाए, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी सैटेलाइट की? जीरो, राइट। वही इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट विल कम आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सेम सेम वैसा है जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता था कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्टेट में है ना, उसके वहां पे जो भी टोटल एनर्जी है, तो उसको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होती आता था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, राइट। हाइड्रोजन का लेते थे तो जेड को 1 कर देते थे। तो अगर उसको इतनी एनर्जी दे दी जाए तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब वो अब आजाद हो चुका है, उसने, वो उससे बाहर निकल गया है, अब वो किसी भी स्टेट में घूम नहीं रहा है। वैसा ही सेम यहाँ पे। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि अगर किसी सैटेलाइट को उतनी एनर्जी दे दी जाए तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक, ओके। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट अबाउट अर्थ सेंटर। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट अबाउट अबाउट अर्थ सेंटर। तो एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ ही रखा है ना, एल वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे डायग्राम चाहो तो ऐसा बना लो, चाहे ऐसा वाला बना लो, इससे ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको। कि मान लो अर्थ ये रही और जो सैटेलाइट घूम रही है मान लो इस ऑर्बिट में घूम रही है अर्थ के चारों तरफ। अर्थ का मास है कैपिटल एम, ये हो गई ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल आर, और ये रहा सैटेलाइट जो v वेलोसिटी से घूम रहा है, इसका मास है स्मॉल m। तो यहाँ पे हम l वेक्टर लिख सकते हैं, ये इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई vo। तो l वेक्टर कितना हो जाएगा, m v r, सिंपल। r और ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, तो m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर करते हैं ना, r परपेंडिकुलर इनटू v। तो यहाँ से आ जाएगा m
स्मॉल m यानी कि सैटेलाइट का मास इंटू वेलोसिटी v नॉट इंटू रेडियस r। आप चाहे तो यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा अंडर रूट g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r इंटू r। तो आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं, इसमें ये हो जाएगा m अंडर रूट g कैपिटल M टू r। वही काट पीट के, ज़्यादा कुछ नहीं, इधर से काटा ही नहीं चाहिए ऐसे। ठीक, ओके। काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं हाफ स्मॉल m v नॉट का स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो मैं क्या यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो यह क्या लिखा है, हाफ वी नॉट का स्क्वायर ना, वी नॉट की वैल्यू डाल दो तो कितना है, हाफ m g कैपिटल M ऑन r, राइट। अब मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ एल स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेसिकली, चलो यहीं से रिप्लेस करते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। देखो एल का मतलब क्या है, एम वी नॉट आर, है ना। तो हम यहाँ पे और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एम इंटू आर से, एम इंटू आर स्क्वायर से। तो कितना बन गया है, के बराबर हाफ को मैंने इधर रख दिया, एम इंटू एम को अंदर ले लिया, एम वी नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर। देखो ये बन गया ना, एम इंटू एम, एम स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर, और नीचे आपका बन गया एम आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? तो ये बन गया के बराबर, ऊपर तो हो गया एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम आर स्क्वायर, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई अगर मैं इसके सेंटर के अबाउट इस सैटेलाइट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूंगा, तो ये सैटेलाइट एज ए पॉइंट मास की तरह हो जाएगा ना, इतना बड़ा है, छोटा सा सैटेलाइट है, तो एम आर स्क्वायर। तो क्या रिलेशन आया, के बराबर एल स्क्वायर अपॉन 2 आई। के मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी बराबर एल स्क्वायर अपॉन 2 आई। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितनी आ गई, इंटू 2 कर देंगे और माइनस लगा देंगे, एल स्क्वायर अपॉन आई। तो टोटल एनर्जी बराबर कितनी है, काइनेटिक एनर्जी में माइनस लगा देंगे और सेम टू सेम वही रहेगी। इस तरीके से, मतलब ऐसी रिलेशन बना दिए, कभी जरूरत पड़े तो एक तो ये बात हो गई इसमें। ठीक है, उसके बाद ये बस ऐसे प्रूफ करके दिखा दिया कि के को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर इन तीनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये डायरेक्टली डायरेक्टली कैसे लिख दिया, समझ में आया ना। अभी अभी रिलेशन बताया था मैंने तीनों में, कहाँ बताया था, ये रहा, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो क्या करें बताओ, इधर चला गया 2 इंटू माइनस ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो वही तो किया है। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो माइनस ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी करो, यहाँ पे 2 से 2 गया, माइनस ये आ गया, फिर ये आ गया। ठीक, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपको वो बताने होते हैं। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ लेनी है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो आप उनको अप्लाई कर पाओ। तो आज का लास्ट एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल पढ़ेंगे। तो वही यही क्वेश्चन, सो अ सैटेलाइट इज मूविंग नियर सरफेस ऑफ अर्थ, देखना नियर सरफेस की बात हो रही है, उसको कितना एक्स्ट्रा स्पीड हम दे दें कि वो एस्केप ही कर जाए। तो एस्केप के लिए हम जानते हैं जो टोटल एनर्जी है वो जीरो होनी चाहिए। अगर वो अर्थ की सरफेस के पास घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी हम जानते हैं डायरेक्टली। करो, देखो, इनिशियल स्पीड में जानता हूँ कितनी हो जाएगी, अभी हम निकाल रहे हैं ना, कि अर्थ के बिल्कुल पास है तो ऑर्बिटल रेडियस कैपिटल आर के बराबर ही हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जी
कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर, ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है नियर द सरफेस। आई बात समझ में? अब यहां से मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं है वैसे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है एस्केप कराने के लिए, टोटल एनर्जी शुड बी जीरो। अब टोटल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो ये कहाँ पे नियर द सरफेस घूम रहा है, मतलब इसका ऑर्बिटल रेडियस आ रही है, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, सरफेस पर पोटेंशियल लिखने का तरीका, प्लस काइनेटिक एनर्जी में लिख सकता हूँ इसकी, मतलब ये मैं उतनी वेलोसिटी देने वाला हूँ इसको ताकि ये बाहर निकल जाए, है ना। तो हाफ स्मॉल एम v2 कर देता हूँ, v2 का स्क्वायर बराबर जीरो। देखो टोटल एनर्जी को मैंने बराबर किसके कर दिया? जीरो के। टोटल एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी तो थी उसके पास क्योंकि वो नियर द सरफेस चक्कर काट रहा है, ठीक है। अब मैंने उसको अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी, मतलब इतनी वेलोसिटी उसको दे दी और इतनी दे दी कि इसके बराबर हो जाए तो टोटल जीरो हो जाए, तो यहां से वेलोसिटी कितनी निकल के आई? v2 बराबर, देखो एक बार ध्यान से, तो v2 यहां से निकल के आई अंडर रूट 2gm/r। मतलब अगर इतनी वेलोसिटी हो जाए उसके पास तो वो बाहर चले जाएगा, ये आंसर नहीं है। हमसे पूछा है कितनी वेलोसिटी एक्स्ट्रा दे दी जाए। देखो पहले उसकी वेलोसिटी इतनी थी क्योंकि वो नियर द सरफेस मूव कर रहा था, ये v1 बोल देता हूं। अब अगर इतनी वेलोसिटी उसके पास आ जाए, इतनी वेलोसिटी हो जाए टोटल फाइनल, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1, तो यह गया अंडर रूट 2gm/r माइनस अंडर रूट, तो √2 - 1 ऐसा, और ऊपर नीचे r का मल्टीप्लाई करके हम g के टर्म में इसको निकाल सकते हैं। खैर, आया समझ में क्या लिखा है? ये क्या किया समझ आया आपको? इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो गई क्योंकि अर्थ के सरफेस के पास से वो चक्कर काट रहा है। अब हम चाहते हैं कि वो एस्केप हो जाए, तो एस्केप के लिए टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जीरो। भाई टोटल एनर्जी जीरो जाती तो एस्केप हो जाता, यही तो पढ़ा था अभी हमने, यही तो करते थे। एस्केप वेलोसिटी के लिए u फाइनल के फाइनल जीरो कर दो, तो वही किया है। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाए तो ये आ गया, फिर दोनों को माइनस कर दिया, तो इतनी वेलोसिटी एक्स्ट्रा इम्पार्टेड हो जाए उसमें तो मजा आ जाए। ठीक, ठीक है, तो फिर आज यहीं तक रखते हैं, अच्छे से रिवाइज करना पूरा। आज बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, सबके फॉर्मूले कैसे निकाला, सब चीज याद होनी चाहिए, है ना, तब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है।